हाँ जी। गुड इवनिंग क्लास। क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रही है सब? याद नहीं हो रहा है? हाँ जी। होगा होगा, याद भी होगा, हो जाएगा। आज का अपना चैप्टर है पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लेके रखे हुए हैं, और जैसा अपना टारगेट था फर्स्ट सेकंड सेवन्थ एट्थ, पहले इन पे हाईएस्ट फोकस अपने को लगाना है। तो एक क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, जेन 21 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डिटरमाइनिंग मेटिलिटी इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट? लिखिए, लिखो। मैंने बोला था ना आज रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो चलेगा नहीं, यूं तो याद हो नहीं रहा है। लिखो लिखो, बोले बुक में लिखो ना, रजिस्टर भी होगा तुम्हारे पास में, उसमें लिख लो। नहीं तो लिखो इसका आंसर क्या होगा, 2 लाइंस क्या लिखोगे इसके लिए, रीजन वाली सोचो और लिखो। हाँ, लॉ वाली दी ना अभी तो मैंने, बढ़िया एकदम लिख ले उसमें पीछे। हाँ जी, इसका आंसर ट्राई करो, लगाओ दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या अशोक जी, कौन कहाँ गए? टेस्ट वाले गए? गए मिलना था क्या? कॉपी नीचे नहीं पड़ी, लेके चले गए क्या? पूछो इसको। कॉपीज हो सब लेके गए तो सर चेक कब करेंगे? अच्छा, ऐसा बोला है क्या सर ने? ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। तो सोचिए इसका आंसर, डिटरमाइनिंग मर्टिलिटी इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मर्टिलिटी निकालते वक्त में प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत होती है कि नहीं होती है? सोचो सोचो और लिखो। ढूंढ लो, नोट्स में से ढूंढ के भी लिखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ लिखो ना, तो मदद लो, अभी तो नोट्स के एग्जाम में नहीं मिलेगी, अभी ले सकते हो। ढूंढो किधर से आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर लिखेंगे अपन। अच्छा, पहले करेक्ट या इनकरेक्ट ये फाइंड आउट करो। करेक्ट तो है ये कि मॉडलिटी डिसाइड करते वक्त में अपने को जजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो करेक्ट है। चलिए, अब वो जो 2 लाइंस जिस पे नंबर मिलेंगे वो क्या बनेगी, बस वो बता दो। लिख दो, एक बार लिख ही दो ना, थोड़ी आदत पड़ जाएगी लिखने की भी, थोड़ा बहुत ऑडिट की भी। ऑडिट लिखा ही नहीं तुमने इस बार, तो मैंने इसलिए बुक ही रिलीज नहीं करी, बुक ही नहीं दे रहा हूँ बच्चों को, लिखवा रहा हूँ क्लास के अंदर। नो बुक, बुक एंड में। हाँ जी, मिला कुछ मैटर? क्या लिखें इसमें? यही लाइन लिख दूं, करेक्ट। फॉर डिटरमाइनिंग मर्टिलिटी इट इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये लाइन टिका दूं एक तो वापस से, कुछ तो करूंगा, ये भी लाइन लिख दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। और क्या बेस हो सकता है इसका, लिख लो, फिर पर्दा हटाते हैं अभी। हाँ, उसमें जजमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ कनेक्ट करना है प्रोफेशनल जजमेंट के साथ में इसको। हाँ, चलिए पर्दा हटाते हैं एक बार। आंसर इज करेक्ट। डिटरमाइनिंग मटेरियली इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जैसा हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन वाली लाइन को एज इट इज रिपीट मारो, ठीक है। अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। अब ये लाइन अपन सोच नहीं सकते, बेंचमार्किंग से ही तो मटेरियलिटी कनेक्टेड थी, तो इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने जो आईसीए का सजेस्टेड आंसर है, अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बेंचमार्क का मतलब क्या था? हाँ सर, इसका तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया तुमको करने के लिए, क्योंकि यहाँ यही पंगा है। जैसा कल नितिन ने भी बोला था कि ये लोग, या बत्रा सर भी बोल रहे थे, नॉलेज से मतलब नहीं है।
क्या लाइन वहां दे रखी है स्टडी मैट में, वो लाइन एज इट इज उठा करके उसके साथ इनको दिखनी चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा दिखेगा, कुछ का अपन जनरल आंसर दे सकते हैं, कुछ का अपने को आंसर इस तरह से देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो एज अ होल अब ये जजमेंट से कोई कनेक्टेड लाइन है ही नहीं, सीधा सीधा बेंचमार्किंग की जो लाइन लिखी हुई थी वहां पे वो उठा करके इन्होंने एज इट इज यहां पे लिख दी है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस भी वहां पे रहेंगे। तो सर अब अपन क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, जो भी मटेरियल से रिलेटेड 2-3 लाइंस आपको समझ में आती है वो वहां पे अपने को लिख करके आनी है। हद से हद ये होगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 नंबर तो अपने को अचीव करना ही है, जो सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट लिखने से नहीं मिलेगा। तो अपना क्या तरीका होगा कि अपन उससे रिलेटेड 1-2 लाइन वहां पे लिख दें, तो वो जब चीजें उसको दिख जाएंगी तो कम से कम 2 में से 2 तो नहीं देगा, चलो उससे मैच नहीं करेगा तो नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 0 नंबर ही दे दे, अपने को 1 नंबर तो वहां पे हर हाल में चाहिए, वो अपने को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन यहां पे लिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल इन परसुएंस इन रेस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क। What all activities in the planning phase should form part of auditor documentation? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो प्लानिंग स्टेज पे होता है, इसको लिखने को बोला है और आपको बोला है विद एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ऊपर वाली 3 लाइनों से कोई मतलब नहीं, लास्ट 2 लाइनों में अपने को समझ में आ गया कि प्लानिंग फेज पे क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए होती है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने पूछा है। तो अब क्या किया, पहली 2 लाइनें क्वेश्चन लाइन सी हैं, ये लिखा करो वहां पे, वो चेक करना वहीं से शुरू करेगा। ठीक है, तो एज इट इज ये 2 लाइनें मैंने लिख भी दिया, देखो क्वेश्चन लाइन अपन ने रिपीट मार दी पूरी की पूरी, और फिर जो एग्जाम्पल्स इनको चाहिए थे वो सारे एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो ये प्लानिंग फेज वाले अपने एग्जाम्पल थे, क्या क्या थे, समरी ऑफ डिस्कशन जो अपन ने एंटिटी के साथ किया, सेकंड नंबर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमेटी जो प्री अप्रूवल सर्विसेज वगैरह हमारे पास में आया, तीसरा एक्सेस लेटर जो शुरू में प्री कंडीशंस में अपन पढ़ते हैं कि भाई आप हमको एम्प्लॉइज तक एक्सेस लेने दोगे, वो सारा, अदर कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ हुआ। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी, ऑडिट रिपोर्ट कौन सी, प्रीवियस वाली वगैरह ऑडिट रिपोर्ट होगी ना, वो भी प्लानिंग स्टेज पे तो काम आती है, और अदर रिपोर्ट्स अगर कोई भी है एंगेजमेंट एग्रीमेंट से कनेक्टेड हो गया, डेप्ट कंप्लायंस वगैरह का लेटर वेटर जो चाहिए वो अपने को यहां पे लिख देना चाहिए। ठीक है, बराबर। तो क्वेश्चन हमेशा इसी तरह के बनेंगे, लेकिन लास्ट की 2 लाइन से अपने को पहचानना पड़ेगा कि आखिर ये कहां से इन्होंने बेसिकली लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है करेक्ट इनकरेक्ट का ही, फिर से आंसर गायब किया है। When profit before tax from continuing operation is non-volatile, other benchmark will be appropriate, correct or incorrect? इसका आंसर तो मिलना चाहिए तुमको। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? When profit before tax from continuing operation is, अच्छा इसका क्या मतलब होता है नॉन वोलेटाइल, ज्यादा चेंज वाला नहीं है, तो अदर बेंचमार्क विल बी अप्रोप्रिएट, तो दूसरे बेंचमार्क काम में आते हैं। इनकरेक्ट है, इसका बोलना इनकरेक्ट है, क्यों, रीजन, चेंज ज्यादा होते हैं तो अपन दूसरे के अंदर शिफ्ट होते हैं, नहीं तो इसी को फॉलो करते हैं। बोलो, है ना, लाइन दे रखी है आप लोगों को, ये देखिएगा, ये सही कह रहा है, इनकरेक्ट है, देखना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन कहां काम में आता है, फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, ये तो पता ही अपने को। व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन इज, क्या लिखा हुआ है, ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वाले अगर होते हैं तो फिर आप दूसरे बेंचमार्क को यूज करोगे, सच एज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, वो सारे। तो फ्लक्चुएटिंग अगर ज्यादा है तो अपन अदर्स के ऊपर जाएंगे, अगर नॉन फ्लक्चुएटिंग है तो अपन नॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यूज कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बराबर, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आप करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। TPN company, a firm of chartered accountant, is auditor of KSR Limited for many years. KSR Limited has diversified their business into newer areas during the last year.
the senior member of the audit team handed over the standard audit program of earlier year to the audit assistant and instruct करता है to follow the same. अब ये चीज़ें तो फर्जी होती है लिखने के लिए. मेन चीज़ यहाँ से पता लगेगी, the assistant are conducting the audit accordingly, whether the attitude of audit assistants is justified or they are required to keep an open mind. ये वर्ड ही मेन है. गाइड देम, उनको आपको गाइड करना है. तो है कोई ओपन माइंड वाला पॉइंट? एक बार इसका आंसर लिखो 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 लिखो, क्योंकि ऑडिट का आंसर लिखे ही नहीं है तुम लोगों ने, तो लिखो. स्टडी मैट से या मतलब अपने नोट्स उठाओ, भले ही वहां से देखो, वहां से कैसे बनाओगे, फिर एक बार लिखो. मेरे को यहाँ से चेक करना है ये बराबर लिखा है कि नहीं लिखा तुम लोगों ने. लिखिए इसका आंसर. ओपन माइंडेड वाला पॉइंट निकालो, लिखो, कैसे लिखना है चेक करो. नोट्स तुम्हारे पास में है तो अपन एक अलग से पॉइंट ले रखा है इसका, ओपन माइंडेड. नहीं तो एग्जाम में क्या वो पेन ही स्टार्ट नहीं होगा कि लिखना कहां से है.
चलो यहां से चेक करते हैं। ये इन्होंने बनाया अपना आंसर, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में हो पॉइंट्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने लिख दिया टू स्टार्ट विद एन ऑडिटर हैविंग रिगार्ड द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड डिपेंडेंटली ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड गिवन स्कोप ऑफ वर्क शुड फ्रेम अ प्रोग्राम which should aim at providing for minimum essential work which may be termed as standard program। अब ये वाला पॉइंट शायद लिखा नहीं होगा कि लिखा है, बोलो भाई, ये तो लिखा ही नहीं होगा हमने, है ना। सर हमको ओपन माइंड बोला है तो हम तो ओपन माइंड से चालू करेंगे क्वेश्चन को कि भाई ओपन माइंडेड क्यों रहना चाहिए, बिकॉज देर आर मेनी फ्लक्चुएशंस या ये या वो सब वाला पॉइंट है अपना। तो ये तो इन्होंने ये लाइन क्यों लिख दी, इस लाइन को लिखने के पीछे का इंटेंशन इनका क्या कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, क्यों बनता है, उसका पर्पस इन्होंने बता दिया। देखो वापस सुनते हैं। टू स्टार्ट विद एन ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को देखेगा, एंड द डिपेंडेबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कितना इंटरनल कंट्रोल पे अपना डिपेंडेंसी है और उसको क्या काम का स्कोप दिया गया है, उसके हिसाब से वो एक ऑडिट प्रोग्राम को फ्रेम करेगा। इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में इन्होंने समझाया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सीनियर मेंबर ने उसको एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हैंडओवर किया है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम, प्री डिसाइडेड प्रोग्राम हो गया। किन बेसिस पे होता है, जो भी आपका एंटिटी है उसका नेचर, साइज, कंपोजिशन क्या है, इंटरनल कंट्रोल पे हमारी डिपेंडेंसी क्या है, प्लस हमको क्या काम दिया गया है, स्कोप क्या है काम का, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक ऑडिट प्रोग्राम बना देगा, जो इन्होंने भी बना करके दिया। अब आगे लिखा है एन एक्सपीरियंस इज गेन बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। ये अपन भी लिखते हैं भाई, एक्चुअल जब काम करेंगे तो पता लगता है। द प्रोग्राम मे बी ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली बट आर फाउंड रिलेवेंट फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न। वो ठीक है, ये लाइंस तो अपन भले लैंग्वेज अपनी अलग हो लेकिन अपन लिखते हैं कि भाई एक्चुअल लेवल पे जब काम करेंगे तो हमको फ्लक्चुएशंस पता लगेंगे। सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू बी अननेसेसरी और इररिलेवेंट, ये भी अपने को पता है। ऑडिट प्रोग्राम में कुछ चीजें आपने इंक्लूडेड की जो इररिलेवेंट थी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इट मे बी ड्रॉप्ड टू सम न्यू कंसर्न्स आर देयर एज वेल एज जो भी प्रैक्टिकल काम करेगा ही हैज टू ड्रॉप समथिंग। यार इन चीजों का मतलब ही नहीं है। द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब, तो मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त एग्जांपल दिया था आपको कि जब नया नया एमसीक्यू का पैटर्न आया था तो बच्चों ने हमसे पूछा था कि क्या करना है, तो हमने बच्चों को गाइड किया कि भाई एमसीक्यू तुमसे आधे घंटे के अंदर ही ले लेंगे, तो पहले एमसीक्यू अटेंड करना और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, फिर तुम रिटर्न वाला काम करना, ठीक है। फर्स्ट जो पहला एग्जाम एमसीक्यू के साथ वाला हुआ उसमें यही हुआ, आधे घंटे में एमसीक्यू पेपर ले लिया। कुछ सेंटर्स के ऊपर एमसीक्यू पेपर लिए ही नहीं, बोला पेपर के एंड में सब साथ में लेंगे। अब मेन लेवल पे हम तो है नहीं, हम तो क्लासरूम में बैठ के आपको बोल सकते हैं, लड़ाई आपको लड़नी है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां सिचुएशन के हिसाब से कैसे मामला चेंज करना, या जब एंड तक मिला हुआ है तो चलो एमसीक्यू लास्ट के आधे घंटे में करेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो तुमको डिसाइड करना है, वो हम नहीं कर सकते। हम एक प्लान बना के दे सकते हैं, लेकिन वहां एक्चुअल क्या सिचुएशन होगी वो तो तुम जानो, तो वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज हम भी यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, ये वाली अपनी जो मेन लाइन होती है, द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। ये तो हम सब लिखते ही हैं कि यही चीज तो अपनी मेन है। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर, ये भी लिखा हुआ है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर होंगे उनको नोट करेगा, सीनियर को नॉलेज के अंदर लाएगा और उसके हिसाब से फिर अपना ऑडिट उसको करना है। लास्ट वाली लाइन तो यूं कि क्वेश्चन वाली रिवाइज करी अपन ने कि यस, इसीलिए हम ये सब करेंगे, क्वेश्चन जैसे लॉ में करते, फाइनल आंसर अपने को लिखना है। तो नया पैरा अपने को सीखने को मिला पहला वाला कि यार फर्स्ट प्रोग्राम में स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बताओ, फिर आपको ओपन माइंड वाला पॉइंट अपना लिख ही देना है, तो अपने को मार्क्स आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि कॉपी चेकर यहाँ से चेक करना शुरू करेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स उसको मिलते जाएंगे, उसके हिसाब से वो नंबर अलॉट करता जाएगा और अपने को नंबर मिल जाएंगे। ये ऐसे करना था। नेक्स्ट पे आते। अब दो क्वेश्चंस का मैं यहाँ कंपेरिजन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक क्वेश्चन पूछा है, विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। इतना पढ़ते ही दिमाग में आ गया कि यस सर, इस चैप्टर में एक हेडिंग है ऐसी, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस वाली, ठीक है।
अब प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल, पता है भाई, जब तक क्लाइंट के बिजनेस का पता नहीं होगा हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान. ठीक है भाई, ये एक पहला पॉइंट यही होता है कि आपको बिजनेस का नॉलेज लेना चाहिए. एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट विद रिलेवेंट ऐसे. ऐसे से रिलेशन पूछ लिया, बोले तो ऐसे का नाम पूछ लिया यहां पे, जो अगले चैप्टर में भी है मेनली 315 है ना. नॉलेज टू बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान. ठीक है, कितना नॉलेज करना है. ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सच एन अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर. ये कैसे मदद करेगी उसकी, ये भी आपको बताने को पूछ लिया. 2-3 चीजें पूछ ली इन्होंने. अब इसका आंसर कहां से लिखूं भाई. क्वेश्चन लाइन तो ये वाली एज इट इज रिपीट मार दी मैंने, 2 लाइनें तो वही लिखी यहां तक. फिर ऐसे का नाम और नंबर लिखते 1 नंबर अपन पक्का कर लेंगे. 315 का नंबर और नाम अगर पूरा याद है आपको. आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ एमएमएस थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. ये है तो वैसे इंटरनल कंट्रोल वाले के लाइन, बट चूंकि नॉलेज ऑफ बिजनेस यहां पे भी है तो यहां पे भी इस्तेमाल होगी. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग. अब ये पॉइंट्स अपन ने पढ़ रखे हैं क्या, है दे रखे हैं आपको, स्टार्टिंग में दे रखे हैं. रिलेवेंट इंडस्ट्री नॉलेज करना, फिर नेचर ऑफ एंटिटी पता करना. ठीक है, फिर एंटिटी का सिलेक्शन और या एप्लीकेशन पॉलिसीज क्या है, कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज देखेगा. फिर ROMMS कितना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज काम में लेता है, वो सब देखेगा. और मेजरमेंट एंड रिव्यू, ये सब तो ठीक है, ये तो एज इट इज आपको दे रखा है. क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी इन्होंने. क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सच एन अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर. ये ऑडिटर की हेल्प कैसे करेगा, तो वहां तक तो अपने लिख दिया. अब ये हेल्प वाला पॉइंट कैसे पूछ लिया, अब इसका आंसर क्या होगा यहां से देखना. लास्ट पैरा इसी का लिखा है इन्होंने, है क्या अपने पास, ये दे रखा है. ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा. इन एडिशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन एस्टैब्लिशिंग प्लान, सच नॉलेज हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. जब ये अपन कर लेते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि स्पेशल ऑडिट एरिया कौन से, जिन पे ज्यादा ध्यान अपने को देना है. इवेल्यूट कर लेते हैं रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट और मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन और अपना जजमेंट. ये अपने को लिखना चाहिए था, दे रखा है ये भी अपने को, एज इट इज अपने को लिख देना है. अब क्या होता है सुनना. एक क्वेश्चन तो ये पढ़ा आपने, ऐसा ही मेरे पास एक क्वेश्चन और है, वो पहले निकाल रहा हूं. ये रहा. विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल. सेम लाइन है ना, 11th की भी सेम लाइन है. और ये आप देखो कहाँ गया, विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल. सेम टू सेम है, बट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. चेंज है या सेम कॉपी मारना है, किधर गया भाई, ये रहा. द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज and those related business risk may result in risk of material misstatement. Explain giving examples. क्या वही वाला आंसर है ये वो नहीं है. हाँ, आगे एक पॉइंट दे रखा है आपको जिसमें ये ऊपर हेडिंग आई होगी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज वाली, दे रखी है ना, देखो चेक करो आगे कहीं है क्या. है कहीं पे, देखो देखो है. हाँ हाँ, वो जो टेबल वाले पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं अपने को. तो ये ध्यान में रखना है कि सीधा एडिक्वेट नॉलेज पढ़ते ही वो उस वाले आंसर पे जंप नहीं मार जाना है. उसके अंदर कहीं हेडिंग सेम रखी है, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज वो टेबल दी हुई है आपको, उसके पॉइंट्स उसके एग्जाम्पल एज इट इज अपने को लिख देना है. ये इन्होंने क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया तो क्वेश्चन वहीं से बनेंगे कैसे भी. अच्छा, यहाँ पे भी देखो सेम 315 अपन ने यूज किया. स्टार्टिंग पैरा वो का वो है, बस ये एग्जांपल्स वाले पॉइंट जाकर के अंदर से पूछ लिए इन्होंने, वो अपन ने चेंज कर दिए. ऐसे आंसर अपने को वहां पे लिखना पड़ेगा बराबर. तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि भाई किधर से पूछा है, ऐसा नहीं हो कि पूछे कुछ और अपन लिख के कुछ और आ जाए. अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट. सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, याद जरूर करके जाना है. बट रेदर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट often being shortly after completion of the previous audit and continue until the completion of the current audit engagement. ये
एक डिटेल फ्रेज है जो चालू कहाँ से हो जाता है, बेसिकली पुराना ऑडिट खत्म होते ही ये फ्रेज चालू होता है और इस ऑडिट के कंप्लीशन तक चलता है। प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर सर्टेन मैटर प्रायर टू द ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ROMMS, एक्सप्लेन क्लियरली स्टेटिंग दोज मैटर। तो पूरा पॉइंट आपको ये एज इट इज दे रखा है, प्लानिंग नॉट अ डिस्क्रीट फेज के नाम से, वो पूरा पॉइंट अपने को एज इट इज लिख देना है और उसके अंदर ये पॉइंट भी दे रखे होंगे आपको, है ना, ये भी अपने को इसके आंसर के अंदर लिखने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, अपन पहचान कर रहे हैं क्वेश्चन की कि कहां से क्या बना है, क्या लिख सकते हैं। द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट and is affected by the auditor perception of the financial information need of user of financial statement. In this context, explain the auditor's assumption about the users of financial statement. ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, स्टडी मैट में है। स्टडी मैट के अंदर एक बोल्ड में एक पैरा दे रखा है जो बाद में चेंज हो के आए थे, पुराने स्टडी मैट्स में नहीं है, ठीक है। नए स्टडी मैट के अंदर ये पॉइंट आपको दे रखा है, समझाने जा रहा हूं मैं, ये समझा रहा हूं आपको मैं, ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, देखना। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 मेरे ख्याल से अभी मेरे इसमें नहीं होगा, यहाँ पे डाला हुआ। अच्छा, सब सर्वर ही काम नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं, नहीं तो यहीं से आंसर पढ़ लेंगे, अभी इसी को यहीं से सीख लेंगे। नेट नीचे से बंद है मेरे ख्याल से, नो इंटरनेट कनेक्शन। चलिए कोई नहीं, इसी आंसर को पढ़ लेते हैं। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है भाई, समझना। द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, अपने को पता ही है, and affected by the auditor perception of the financial information need of users. नॉर्मली अपन ये चीज डिसाइड करते वक्त देखते हैं कि हमारे यूजर कौन है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। In this context, explain the auditor assumption about users of financial statement. यूजर्स में कौन कौन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा आंसर इन्होंने यहां दे रखा है, स्टडी मैट में भी है, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, देखना। द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये कहां से लाया लाइन, एंड इज अफेक्टेड बाय द परसेप्शन, यहां तक एज इट इज। इवन ये वाली लाइन भी आ गई यहीं से, पूरा एज इट इज 3 लाइनें हर क्वेश्चन में, मान के चलो एक आध नंबर तो यहीं से पक्का मिल ही जाएगा अपने को। अब इन्होंने कौन कौन से मैटर देखे, नंबर 1 देखना, 4 पॉइंट दे रखे हैं। हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग एंड विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस। क्या मतलब, यूजर्स को लेकर के ऑडिटर ये बात सोच रहा है भाई, अजम्पशन लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है यूजर को लेकर के, कि यार यूजर जो भी हमारा होगा उसको नॉलेज होगा, है ना। तो पहला अजम्पशन लेके वो चल रहा है कि हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, हमारा जो यूजर है, अच्छा यूजर का मतलब सबसे मेन है शेयर होल्डर, उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पता है और अकाउंटिंग के बारे में पता है, साथ में विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन, उसकी इच्छा है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहता है और पढ़ेगा तो रीजनेबल डिलीजेंस का मतलब समझदारी के साथ में चीजों को पढ़ेगा। सेकेंड एजम्पशन, अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू लेवल ऑफ मटेरियलिटी, वो ये चीज भी समझेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हुए हैं, जो प्रेजेंट हुए हैं और जो उसने ऑडिट किया है वो मटेरियलिटी के बेस पे हुआ है। जैसे आज 1 लाख परचेज के ट्रांजैक्शंस थे, तो बट ऑब्वियस है 1 लाख का ऑडिट हमने नहीं किया रहेगा, हमने उसमें से मटेरियल आइटम्स निकाले होंगे और उसका ऑडिट किया रहेगा, तो ये भी उसको समझना पड़ेगा। तीसरा नंबर, रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट्स। कल को हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा होगा तो हमारा यूजर समझेगा कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, ठीक है। जजमेंट एंड कंसिडरेशन ऑफ द फ्यूचर इवेंट,
कल को हमने कंटीजेंट लायबिलिटी के प्रोविजंस बनाए होंगे, गोइंग कंसर्न के बनाए होंगे, तो इतना तो हमारा यूजर समझ करके चलेगा कि यार ये चीजें वैसे भी अनसर्टेन होती हैं। चौथा नंबर, मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे फिर वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन प्रॉपर तरीके से लेगा। ये चार चीजें ऑडिटर एजम्पशन लेके चलेगा अपने यूजर के बारे में, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा फाइल, तो ये मैंने अलग से क्वेश्चंस की फाइल बनाई है, ये मैं ऑडिट वाले ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा पूरी आपको। ये मैंने क्वेश्चन बैंक से अलग कुछ और प्रिपेयर किया है मटेरियल, ताकि थोड़ी और तैयारी अपनी स्ट्रांग हो जाए। तो ये बढ़िया क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट है, आराम से लिख भी सकते हो आप लोग, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या पूछा है इन्होंने, Financial reporting framework oftenly discuss the concept of materiality in the context of preparation and presentation of financial statement. ये क्या चीज है भाई? 3 पॉइंट इसमें इन्होंने लिखे, ये भी वो एक्स्ट्रा पॉइंट में ही है या है नोट्स में? ये हाँ हाँ, कुछ है, कुछ एक नया पॉइंट दे रखा हुआ है इसमें, या है तीनों ही है? देखो तो नोट्स में है क्या, क्योंकि एक आध उसमें पेज जो है वो एक्स्ट्रा डाला हुआ है नए स्टडी मैट में, लिखा हुआ भी बोल्ड लेटर्स के अंदर है उसमें। हाँ जी, है, दे रखा है। चलिए, क्या चीज है भाई, देख लेते हैं इसको भी, समझना भाई सब लोग। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है इसमें, बोलो भाई। Financial reporting framework often discuss the concept of materiality in the context of preparation presentation of financial statement. Financial reporting framework ये होता क्या है? जिसके अकॉर्डिंग अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है अपना, है ना, FRF। Often discuss the concept of materiality in the context of the preparation and presentation of FS, क्वेश्चन वाली लाइन हमेशा की तरह। Although financial reporting framework may discuss the materiality in different terms, they generally explain that। क्या एक्सप्लेन करते हैं देखना, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग omissions are considered to be material। बहुत पुरानी लाइन है और फेमस लाइन है। If they are individually or in the aggregate reasonably expected to influence the economic decision। बोलो भाई, या तो इंडिविजुअली या एग्रीगेट मिला करके हो सकता है वो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हो। नंबर 2, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड आर अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन। बट ऑब्वियस है, जो भी ये मटेरियल कोई चीज है कि नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा? मिस स्टेटमेंट का साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। कई बार दोनों को कंबाइंड मिला करके भी होता है, कई बार कोई छोटा अमाउंट है तो मटेरियल नहीं होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि अमाउंट भले ही छोटा है लेकिन छोटा अमाउंट भी मटेरियल हो सकता है। सर, छोटा अमाउंट कैसे मटेरियल हो सकता है? अरे हो सकता है, मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल लेक्चर में दे रखा है, P&L। अब P&L इधर दिख रहा है प्रॉफिट 100 रुपए का, सिंपल 200 रुपए का एक एक्सपेंडिचर लिखना भूल गए थे, वो अगर लिखते तो यही प्रॉफिट वाली चीज लॉस में चली जाती, इतना मटेरियल हो गया। ठीक है, या जहां लॉ ने परसेंटेज दे रखे हैं, लॉ ने कह रखा है 1% होना चाहिए, उसमें 1 रुपया भी अगर ज्यादा है तो मटेरियल हो जाएगा, वो चीज इसमें आएगी सारी। तीसरा, जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटेरियल टू यूजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर एज ए ग्रुप। द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर हुज नीड में वेरी वाइडली इज नॉट कंसिडर्ड। कई बार इंडिविजुअल लेवल पे एक चीज एक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरे के लिए वो चीज नहीं हो। मैं एक ऐसा यूजर हूं जिसको डिविडेंड से मतलब है, तो मैं खाली प्रॉफिट्स पे फोकस करूंगा। कोई ऐसा है तो डेब्ट देना चाह रहा है यूजर, तो वो कंपनी के एसेट को फोकस करेगा। तो ये जजमेंट अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, ये इसमें अपने को लिखना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मई 22 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखना करेक्ट इनकरेक्ट का है। वंस द ऑडिट प्लान हैज बीन ड्राफ्टेड एंड कम्युनिकेटेड, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द ऑडिटर टू फॉलो द सेम। जरूरी नहीं है, तो वही वाला आंसर हो गया जो भी अपन ने डिस्कस किया था, इनकरेक्ट है। पूरा समझा दो कि भाई जब एक्चुअल में काम करेंगे तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, वही पूरा पैरा इन्होंने एज इट इज यहाँ पे समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आरटीपी में 22 का क्वेश्चन है, एंगेजमेंट पार्टनर सीए हितेश कपूर ऑफ कपूर एंड एसोसिएट्स वांटेड टू डेवलप एन ऑडिट प्लान। डेवलपिंग ऑडिट प्लान का पोर्शन पूछ लिया,
ऑफ संपूर्णा फैब्रिक लिमिटेड, डिस्कस द मैटर टू बी डिस्क्राइब इन सच ऑडिट प्लान। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई ये तो। ऑडिट प्लान के मैटर्स आपको दे रखे हैं, इसमें कुछ नया पॉइंट है नहीं, बहुत वो पॉइंट्स अपने को एज इट इज लिख देना। और ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, यूं कहीं स्टडी मैट का एज इट इज पॉइंट है, अपने नोट्स में भी दे रखा होगा, ये पक्का दे रखा है आपको कि कौन कौन सा आइटम्स ऑडिट प्लानिंग करते वक्त में अपने को इंक्लूड करने चाहिए, वो यूं क्यों पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो, अच्छा ये तो अपने 11th वाला तो डिस्कस कर लिया मैंने आपसे, 12th वाला देखना, 12th वाला भी कर चुके हैं शायद अपन। ये क्वेश्चन देखो, 2 आरटीपीज में है, नवंबर 21 भी, नवंबर 22 भी। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स। इसी चैप्टर का है क्या, बोलो। डायरेक्शन एंड सुपरविजन फर्स्ट चैप्टर का तो नहीं आ गया क्वेश्चन, ये किसी चैप्टर में ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी और एरियाज ऑफ ऑडिट एंड एसेस रिस्क वाला, और कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस, कहाँ है ये, है क्या पेज 24 पर मिला भाई सबको, है ना। सेम एज इट इज पूछा हुआ है, एज इट इज अपने को कॉपी कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं है, यूं क्यों अपने को लिख देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। फिर क्या पूछा है, आरटीपी नवंबर 22 का एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट आ गया भाई। डिस्कस द सर्व्ड एज एंड ऑल्सो एलिब्रेट द टूल्स यूज बाय द ऑडिटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये कौन सा है भाई, अगेन ऑडिट प्रोग्राम वाला पॉइंट है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, ये देखना। While developing an audit program, the auditor may conclude that relying on certain internal control is an effective and efficient way to conduct his audit. Explain, state clearly the points to be kept in mind while developing an audit plan. लास्ट 2 लाइनों के अंदर मेनली आपसे पूछा है कि ऑडिट प्लान डेवलप करते वक्त क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। ये पॉइंट्स हैं क्या आपके उसमें? स्टे विद इन स्कोप लिमिट ऑफ असाइनमेंट है, बराबर। तो ऊपर तो क्वेश्चन की लाइन सी कॉपी मारी है, और बाकी आपको पूरा का पूरा ये पॉइंट पूछ लिया है एज इट इज, ठीक है, बराबर है आपके पास में, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये तो सारे वही क्वेश्चन आ गए, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आ गए, इनमें कोई खास बात है नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी शायद अपन ने किया हुआ है। In establishing overall audit strategy, the auditor shall ascertain the reporting objectives of the engagement plan in timing, plan the timing of audit and the nature of communication required. पूछा क्या है? Those cases by which auditor can ascertain the reporting objective of the engagement. कहाँ दे रखा है ये? बराबर स्ट्रेटजी वाले पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है, एज इट इज क्वेश्चन है, यूं क्यों आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली मतलब एरिया से बाहर जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब तकलीफ वही है कि उस एरिया को पढ़ना पड़ेगा बार बार, क्वेश्चंस तो बनेंगे। तो बट ऑब्वियस है ऑडिट में रटाफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, चीज़ें रटनी पड़ेगी। और रटने का मतलब ये हो गया कि समझ करके कि ये पॉइंट्स उससे आ रहे हैं। दिक्कत वहाँ एक ही आती है कि उस वक्त में याद ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कौन से पॉइंट से पूछा गया है। बाकी आउटर एरिया से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाला एक आध क्वेश्चन 9 चैप्टर से दिखेगा जहाँ आपने को पता नहीं लगेगा यार कौन सा मैटर पूछ लिया, बाकी चीज़ें तो वो की वो आपकी निकल के आ रही है, ये ध्यान में रखना है।